अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम हुकूमत के दरमियान जो बात बनती दिख रही थी वो अब फिर से बिगड़ने का अंदेशा है। क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को खराब करने के लिए कोई स्पॉयलर्स भी मुतहर्रिक हो गए हैं? ये खदशात इसलिए भी जन्म ले रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता शब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर रेड ने सियासी महाजराई को फिर से बढ़ा दिया है। इस मुद्दे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप भी दिलचस्प हिकमत अमली का शिकार दिख रहा है। ज़बानी बयानबाजी से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रेड की शदीद मजम्मत की है। इमरान खान साहब तक ये कह गए हैं कि अब बहुत हो चुका और वो अवाम को लाएअमल देंगे। ताहम अमली तौर पर परवेज इलाही के साथ फिलहाल कोई भी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खड़ा हुआ नहीं दिख रहा। गुज़िश्ता शब 8 घंटे तक रेड चलता रहा लेकिन कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा उनकी रिहाइशगाह पर नहीं पहुंचा। आपसे कुछ देर कबल शाह महमूद कुरैशी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पहुंचे और इस रेड की भरपूर की। वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ पहुंची है। उधर इन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज अहम मुशावरती इजलास हुआ। फिलहाल 1 मई को इमरान खान की सदारत में लाहौर में रैली निकालने का फैसला ही सामने आया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता शब एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस के 8 घंटे तक होने जारी रहने वाले रेड में परवेज इलाही तो हाथ नहीं आए लेकिन वहां रुनुमा होने वाले वाकयात और सामने आने वाले मनाजिर ने सियासी जंग को अपनी इंतहाओं पर पहुंचाने का इंदिया दे दिया है। बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे तोड़े गए, पेट्रोल बम फेंके गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। वफाकी हुकूमत तक महफूज न रहे। कोई सियासा बंदे हम कर हमारा तो पर्दा भी खत्म हो गया। परवेज साहब का घर आप चेक कर सकते थे, वो भी वारंट के साथ। आज आपने शुजात साहब का किया, शुजात साहब का किया। ये अपने आप को रेस्ट दें। उन्होंने अंदर से पेट्रोल भी फेंका पुलिस के ऊपर। इस वाक़े के बाद आज लाहौर पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे में कहा गया है कि गुज़िश्ता शब पुलिस की नफरी जब परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो शदीद मुज़ाहमत हुई। मुलाजमीन ने जलाने की नीयत से पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका। 40 या 50 नामालूम अफराद ने पथराव और डंडों से हमला किया। इसी दौरान परवेज इलाही मौका का फायदा उठाते हुए अक़बी दरवाजे से फरार हो गए। परवेज इलाही की रिहाइशगाह से 18 अफराद को हिरासत में लिया गया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही ने पुलिस और महकमा एंटी करप्शन की जानिब से रिहाइशगाह पर किए जाने वाले ऑपरेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। जबकि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो उन्होंने नए मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट से 11 मई तक अबूरी जमानत करवा ली है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एंटी करप्शन गुजरावाला के मुकदमे में तहरीरी फैसला जारी करते हुए परवेज इलाही की 6 मई तक वासी जमानत मंजूर कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के ऑपरेशन से मुतालिक हुकूमती कैंप भी बज़ाहिर बस दिख रहा है। ये ऑपरेशंस का सिलसिला पिछले 6 साल से जारी है, न तब ठीक था न ठीक। हम अब से कुछ देर पहले ही वजीर खजाना इस्हाक डार और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। इस्हाक डार ने शाह महमूद कुरैशी को वाज़ेह कहा है कि परवेज इलाही के घर पर हमले में वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान पंजाब की जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि हमारे से उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये मामला हुआ कैसे, इस पर हम जानेंगे, बात करेंगे चौधरी सारिक हुसैन साहब से जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं। गुज़श्ता रात इनका घर भी इस रेड की जद में आए, इनके दरवाजे भी टूटे, इनके भाई का हाथ भी जख्मी हुआ। चौधरी सारिक हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आपने पढ़ाई में अपना कीमती वक्त। सर ये बताएं कि ये गुज़श्ता शब एग्जैक्टली हुआ क्या? आप घर पर मौजूद थे तो अचानक जब ये तोड़फोड़ हुई तो क्या देखा आपने, एग्जैक्टली हुआ क्या, जरा वो बताएं, नरेट तो करें जरा। मैं जी अपने वालिदैन के घर नॉर्मली रात को डिनर के बाद बैठता हूँ जब तक वो सो ना जाएं। तो मेरे वालिदा और वालिद साहब जब सो गए तो मैं अपने घर आ गया। मेरा घर जो है वो मेरे वालिद के घर की बैक पे है। तो मेरा ख्याल है तकरीबन उसके कोई 1-1.5 घंटे बाद मुझे बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आई क्योंकि मेरा जो कमरा है वो बिल्कुल बैक लॉन के करीब है। तो मैंने देखा कि ज़ोर ज़ोर से कोई जिस तरह कोई दरवाज़ा तोड़ रहा होता है या उस तरह की आवाज़ें आना शुरू हुई। तो मैं वहां से निकला और भागता हुआ अपने वालिद के घर पहुंचा तो उनका जो मेन दरवाजा था उसके ऊपर परवेज इलाही साहब की जो साली और मेरी फुफ्फो हैं वो खड़ी हुई थी और वो पुलिस मुझे कह रही थी और मेरा भाई वहां पहले से ही मौजूद था कि दरवाजा खोलो।
मैंने कहा जी कि क्यों खोलें हम दरवाजा, हुआ क्या है, कौन लोग हैं ये सारे? तो उन्होंने कहा जी कि ये परवेज इलाही साहब को ढूंढ रहे हैं और परवेज इलाही साहब अंदर हैं शुजात साहब के पास। मैंने कहा जी कि आप ऐसी हरकतें ना करें, आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? बाद में मुझे पता चला कि वो उनको खुद लेके आई पुलिस वालों को, ये कह के कि परवेज इलाही साहब अपने घर में नहीं है, चौधरी शुजात साहब के घर में मौजूद है। तो मैं वहां उनको समझाता रहा। मैंने कहा जी मेरे वालिद और वालदा यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, आप लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा, जो मर्जी हो जाए। तो वहां पे शीशे भी थे, काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मैंने उनको अंदर नहीं आने दिया। तो उसी दौरान मेरे हाथ पे जी फिर ये शीशे वगैरह लगे और 7 या 8 स्टिचेस भी लगी थी। तो मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल ही अहमकाना तरीके से ये सारा इन्होंने किया ऑपरेशन। मुझे तो नहीं कुछ समझ आई कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं या क्या केस क्या है और ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। और उससे भी ज्यादा अफसोस ये है कि हमारे अपने ही खानदान के लोग उनको पुलिस वालों को लेके हमारे घर पे आ गए, परवेज इलाही साहब के खानदान के लोग, कि परवेज इलाही साहब यहाँ पे हैं, चौधरी शुजात साहब के पास, तो तोड़ो दरवाजा। और मेरी एक मुस्कुराते हुए जो तस्वीर थी वो इसी वजह से जो ये वायरल खुद ही करवा रहे हैं बार बार, कि मैं शायद बड़ा खुश हो रहा था, मैं हैरानगी के अंदर मुस्कुरा रहा था और उनको कह रहा था कि भाई तुम लोग जरा अपने होशो हवास से काम लो, कर क्या रहे हो? मेरे से एक मीडिया के भाई ने वहां पे सवाल किया जिसको मैंने मुस्कुरा के यही जवाब दिया। उसने मुझे कहा जी आप तो खुद वफाकी वजीर हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है। आप तो मैं समझता हूं जैसे साले साहब कि आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ऐसे कोई रेड होने वाली है। ज़ाहिर आप वफाकी वजीर हैं, आपके घर के बिल्कुल साथ में भी रेड हो रही है, आपको पता नहीं है कि क्या होने जा रहा, आपको इत्मीनान में नहीं लिया गया, आपको पता ही नहीं है? बिल्कुल भी इल्म में नहीं था जी। बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी काफी महीनों से, जो बंदा उठाया जाता है कुछ होता है, कहते हैं कि मैं करवा रहा हूँ। मतलब इनको थोड़ी सी अकल करनी चाहिए। आप खुद सोचे ना कि इसी तरह ही है कि आपके घर चोर आ जाए, आप उनको कहोगे यार भाई ठहर जाओ, मैं तुम्हें साथ वाले घर में ले जाता हूँ, वहां जाके चोरी कर लो। वो काम किया इन्होंने हमारे साथ, और विक्टिम भी खुद ही बन गए। इनमें से तो किसी एक को खराश नहीं आई। एक मौसूफ जो है वो बाहर बैठे ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं सारा दिन, और दूसरा जो है वो मुझे कल नजर भी नहीं आया वहां पे। अगर इतना ही शौक था तो खुद आगे डिफेंड करना था। कम से कम मैं वहां पे खड़ा होकर अपने वालदैन को डिफेंड तो कर रहा था। अंदर आने की किसी को मैंने इजाजत ना दी, ना आने दिया, अपना हाथ कटवा लिया, लेकिन अंदर नहीं आने दिया किसी को। तो बातें करना आसान होती हैं जी, बार बार ये इस तरह विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आप। तो सालिक साहब, मैं समझता हूं कि 20 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं इस रेड को। आपको क्या अभी तक मालूम हो चुका या आपको मालूम हो सका है कि कौन था इस रेड के पीछे, किसके ऑर्डर्स पे ये रेड हुई? सेंटर की गवर्नमेंट का इसके पीछे हाथ था या पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट इसके पीछे थी? कौन था? देखें आप ये अंदाजा लगा लेना कि वहां पे जो रेड करने वाले लोग थे वो कौन से थे। उसमें मैं समझता हूँ कि एंटी करप्शन के लोग थे सादा कपड़ों में, और साथ पंजाब पुलिस वाले थे, और शायद कोई और भी पुलिस वाले हों या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, जिस तरह CID वाले या और कोई, मुझे नहीं पता इस चीज का कि एग्जैक्टली कौन लोग थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत का तो इससे कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि मैं उनको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि यार यहाँ चौधरी शुजात साहब मेरी वालदा हैं, यहाँ मैं आपको आने की इजाजत नहीं दूंगा, आप किस राइट के तहत मेरे घर में आ सकते हैं। लेकिन देखें मैं समझता हूँ जी कि बुनियादी तौर पे इस चीज जो अभी मलिक अहमद खान साहब का भी आपने क्लिप चलाया है, वो असल चीज वो है कि कब तक ये होता रहेगा। जब भी जो लोग ऑपोजिशन में होते हैं, हमने देखे दोनों के साथ टाइम गुजारा है, हमने इमरान खान साहब के साथ भी 4 साल गुजारे, उस दौर में भी यही होता रहा। अब शायद लोग भूल गए हैं। देखिए लोगों के ऊपर यहाँ तक के हेरोइन के और इस तरह के पर्चे भी कराए गए और उनको फंसाया गया, बाद में वो गलत साबित हुए। तो लिहाजा ये काम कोर्ट को करने दें। अगर किसी ने कुछ किया है, कोई करप्शन किया है, कोई और गलत काम किया है, तो उसको कानून को सजा देने दें उसको। मतलब ये इस तरह की सियासतदानों को सबको मिल बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि हर किसी की फैमिली है, हर किसी का घर है, कब तक ये काम चलता रहेगा। अभी हमें धमकियां मौसूल हो रही हैं कि जी हम एक दफा हुकूमत में आ गए तो देखें तुम लोग के साथ हम करेंगे क्या। मुझे डायरेक्टली कहा जा रहा है, तो मैंने तो कहा जी मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग करें तो सही, फिर आपको पता चलेगा जब आपको टक्कर देगा कोई आगे से। हम भागने वाले नहीं है जी। अगर मुझे कोई कल को गिरफ्तार करने आएगा, मैं मुस्कुरा के गिरफ्तारी दूंगा, जो करना है कर लें। तो सालिक साहब ये बताएं मुझे कि मोहसिन नकवी साहब जो कि आपके रिश्तेदार भी हैं, आपका उनसे कोई रब्ता हुआ इस रेड के हवाले से? चूंकि कुछ देर पहले ही इसहाक डार साहब का रब्ता हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले के साथ, ये पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट ने किया जो भी किया। वो उनसे पूछे आप। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें जो अपना निगरान CM है मोहसिन साहब, वो परवेज इलाही साहब के ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं जी। तो मतलब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई
पहले हमें जानना ही चाहिए कि मुहर्रकात क्या थे, वो रेड क्यों की, पकड़ने किस जुर्म में आए हुए थे, वारंट था नहीं था, ये सारे सवालात हैं जो उठाने चाहिए। तो मेरा क्या किसी से आप कोई इस राब्ता नहीं हुआ अमल इस को हवाले सपोर्ट से। करते हैं जो हुआ कल परवेज इलाही साहब के साथ, या इसकी मजम्मत करते हैं आपके ये गलत था, नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ जी। खाली हमारे साथ या परवेज इलाही साहब के साथ नहीं, किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए जी। और इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए कि जी आप आया इस तरह किसी के घर में जाके दीवारें टाप के गेट तोड़ के जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कोई मतलब इसका कोई एक जो है इसको क्लोज करना चाहिए इस चैप्टर को। क्योंकि ये तो देखे ना जी, जब भी जो अपोजिशन में होता है वो इंतजार में होता है कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं जो है वो देखना इनके साथ करता क्या हूँ। तो ये कब तक ये इंतकाम की सियासत चलती रहेगी? लेकिन अगर किसी ने कुछ किया है तो वो अदालत में जाए, अपनी सफाई पेश करे। अच्छा सालिक साहब, एक ये भी खबर चल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये क्या है, कोई इत्तलात ऐसी हैं, रूमर्स उसे कह सकते हैं, कि परवेज इलाही साहब की तरफ जब रेड हुई उनके घर पे तो वो भाग के चौधरी शुजात साहब की तरफ गए, शुजात साहब ने उन्हें बचा लिया। ज़ाहिर रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं, कहीं ना कहीं बचा ही लेते हैं, वो रिश्ते कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है कि शुजात साहब ने उन्हें रेस्क्यू किया? अगर ऐसे होता तो जेन्युइनली उन्होंने बचा भी लेना था जी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मेरे अख्तियार में हो किसी के खिलाफ या उनके खिलाफ कुछ करने की ताकत या सलाहियत, तो मैं कभी भी नहीं करूं। लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं थे जी। नहीं तो बचाया या नहीं बचाया? फिर इसका मतलब है कि नहीं बचाया शुजात साहब ने, अगर होते तो बचा जी लेते। वो हमारे घर में मौजूद, जी हमारे घर में मौजूद नहीं थे वो। और जब रेड हुई उस वक्त क्या वो मौजूद थे अपने घर पे परवेज इलाही साहब? आपको ऐसा कुछ मुझे इत्तलात है ऐसी कोई? कोई आइडिया नहीं जी। मैं तो अपने घर चला गया था, ये वालिद और वालदा मेरी सो गए तो मैं अपने घर चला गया था जी। ये तो उसके 1 घंटे या कुछ देर के बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ है। सर ऑपरेशन तो सुबह 5:30 तक चलता रहा, 8 घंटे का ये ऑपरेशन हुआ। उस वक्त तो आप वहाँ पे आ गए थे, तो इस सारी कार्रवाई में जो कुछ हुआ मैं तकरीबन जी जी मैं ये जब सारा ये हो गया जी तो उसके बाद मैं फिर हॉस्पिटल गया जी, वहाँ स्टिचेस वगैरह लगाए। तो डॉक्टर जो सर्जन था उसको आते आते 1 घंटा लग गया जी, क्योंकि रात का 3:30-4 बजे का टाइम था उस टाइम। तो जब तक मैं वापस घर आया हूँ तो उस टाइम तक मेरा ख्याल है ये मुकम्मल हो चुका हुआ था, चले गए हुए थे। आप ही मुहर्रिकात के वाले से सवाल उठा रहे थे कि इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश करनी चाहिए, मुहर्रिकात सामने आने चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपने जानने की कोशिश की पिछले 20 घंटे में सालिक साहब के? आपने कोई रब्ता किया हो वज़ीर आज़म के साथ? ज़ाहिर आप उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं, कि आपके घर पे रेड हो रही है, आपके दरवाजे टूट रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, या आपने पंजाब की गवर्नमेंट साहब ने जानने की कोशिश की हो कि ये क्या हुआ, सारा कैसे हुआ? मुझे वज़ीर आज़म साहब का जी फोन आया था पूछने के लिए, तो मैंने उनको सारी तफसीलात भी बताई थी। और जहाँ तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक है जी, तो उनसे तो कोई रब्ता नहीं हुआ। बस ये पता चला था कि जो ये रेड थी ये एंटी करप्शन ने करवाई। सही। अच्छा, इस सारी सिचुएशन पे सर चौधरी शुजात हुसैन साहब की क्या पोजीशन है, उनका क्या मौक़िफ़ था, उनका कोई स्टेटमेंट, कोई मौक़िफ़ उनका कोई? उनका यही था कि जी ऑब्वियसली वो उन्होंने उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत भी की है, और उन्होंने यही कहा है कि जी आप जो भी अगर कानूनी चाराजोई करनी है तो वो थ्रू कोर्ट होनी चाहिए, और अगर कोई केस है तो वो कोर्ट में रखें और उसका ट्रायल करें, और उसमें अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है या बेगुनाही है वो वहाँ पे साबित हो जाएगी, या जो सबूत हैं वो मंजर आम पे आने चाहिए। तो शहबाज साहब का जो आपसे रब्ता हुआ, उन्होंने क्या बात की आपसे? उन्होंने जी इसकी बड़े भरपूर तरीके से मजम्मत भी की, और उन्होंने कहा जी कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादती है। ऑब्वियसली जी कोई भी नहीं चाहेगा, कोई किसी का दुश्मन तो है नहीं जी, कि कोई हमारी दुश्मनी तो है नहीं उस तरह की, लेकिन ये दुश्मनी जरूर है कि आपके घर में चोर आ जाए और आप उनको उठा के दूसरे घर में ले आओ। ये मुझे नहीं समझ आई बात की अभी तक, और ऊपर से फिर इल्जाम भी उन्हीं पे लगा दो कि वही करवा रहे थे चोरी। ये जी अजीब सा एक वाकया है। अच्छा, मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी कुछ परवेज इलाही साहब के घर पे कुछ लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि जो एंटी करप्शन वाले जो लोग हैं वो काफ़ी देर तक सालिक साहब के पास जाके बैठे रहे, माफ़ी तलाफ़ी की बड़ी देर तक। जी आपने कर दिया उन्हें माफ़? ये क्या माजरा रहा उसका? जी बिल्कुल, जिन्होंने उनको इतला दी उनका भी मुझे पता है जी, वो भी हमारे रिश्तेदार ही हैं। वो मेरे घर से एंटर होके उनके घर पे गए थे, तो जी वो बैठे थे, वो आए थे ये कहने के लिए कि जी मतलब क्योंकि मेरा भाई जो है वो बहुत ज्यादा कह रहा था कि जी नहीं मैंने जो है एक्शन लेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा यार कोई फायदा है नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। तो घर के भेदी ने लंका ढा दी सर, आप कह रहे हैं जाके वहां बता दिया सारा कुछ? तो जी वो ऐसे ही होता है जी, जहाँ पे ज्यादा चमक वो लोग वहीं जाते हैं ना ज्यादा।
सही है। तो वो तो ऐसा बयानिया चल रहा है, एक आपको पता ही है पीटीआई का, इसी उसी रो में जो है वो हमारे अभी कुछ फैमिली के लोग जो हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं उस तो सियासी माइलेज की। सालिक साहब, ये जो इस आपको वक्त एक पता है मुज़ाकराती अमल भी चल रहा है, इस वक्त एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की कोशिश तो नहीं लगती आपको? ये सारी स्पॉयलर ग्रुप कहीं ना कहीं कोई मुतहर्रिक हो गया हो इसको ख़राब करने के लिए सारे प्रोसेस को? हो भी सकता है जी, क्योंकि आप ये देखें कि एक पार्टी का सदर है, कोई पीटीआई का वर्कर मुझे नजर नहीं आया, कोई सिवाय शाह महमूद कुरैशी साहब के कोई बंदा नहीं मुझे नजर आया। सोचना चाहिए, लम्हा फिक्री आए रिजलाई साहब के लिए भी और उनके साहबजादे के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम वक्त या नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की चौधरी सालिक हुसैन की, जिन्होंने सारा ये मंजरनामा जो कल जो बना सारा मंजर परवेज़ इलाही साहब के घर पे रेड के दौरान, इसमें उनका अपना हाथ भी ज़ख्मी हुआ, उनके घर के शीशे भी टूटे, जिसमें वो ये कह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि उस तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था। जो भी हुआ ये एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से किया गया, ताहम इस बारे से वो कह रहे हैं कि पंजाब की कैटेगरी गवर्नमेंट से उनका कोई भी रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ उनके नज़दीक काबिल मज़म्मत है, उनका इसमें कोई भी रोल किसी किस्म का भी नहीं था। यहाँ एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से भी, और जो परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं आमिर सईद, उनसे भी रब्ता करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चौधरी सालिक हुसैन से, जिनका घर भी कल मुतासर हुआ इस रेड के दौरान जो कि कल हुई परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए। परवेज़ इलाही गिरफ्तार तो ना हो सके, लेकिन घर के कुछ शीशे टूटे, दरवाजे टूटे, और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का घर भी इस रेड में जो है वो भी निशाना बना इसका। अब बात करते हैं परवेज़ इलाही साहब के जो वकील हैं आमिर सईद रां, उन्होंने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। सर, ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के लिए कल रेड जो हुई, आप ये कह रहे हैं मुसलसल के उनकी जमानत हो चुकी थी, इस केस से पहले पुलिस को या एंटी करप्शन को ये रेड नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि आपके पास तहरीरी ऑर्डर नहीं था, कॉपी आपके पास नहीं थी, आप टेलीफोन पे बातें करवाते रहे, कॉपी आपके पास होती तो शायद ये रेड ना होती। कि कोई भी कोर्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल हो या आफ्टर अरेस्ट बेल तो खैर बंदा जेल में होता है, प्री अरेस्ट बेल के अंदर रूटीन ये होती है कि जिस दिन कोर्ट के अंदर से बेल होती है उस दिन रूटीन में जज साहब या राशा वर्क के ऊपर ऑर्डर नहीं लिखवाया जा सकता होता, या वो जज साहब का ऑर्डर साइन नहीं होता। रूटीन में शाम को 5-6 बजे करीब ऑर्डर साइन होते हैं, जिसकी वजह से सेम डे उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कापी कभी भी नहीं बनती होती। और ये आज से नहीं 20 साल की मेरी भी वकालत हो गई है, हम जब से आए हैं हमेशा बेल होती है प्री अरेस्ट। और साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मुझे वफाकी वजीर बराए दाखिला राना साहब ने ज्वाइन किया है, पर उनका मौक़िफ़ हम ले लें सारी सूरत में, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, ये बताएं कि एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, उसमें एतमाद साजी के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, ना कि एतमाद को तोड़ने के लिए। कल जो रेड हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही साहब के घर पर, उससे तो लगता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, ये सब दिखावा ही है, ऑप्टिक्स ही है सिर्फ। देखें, कोई भी सूबा जो है वो पुलिस या उसकी इंतजामिया जो है वो किसी भी अपने ऑपरेशन के लिए या अपने मामला में इस बात की पाबंद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली कि वो जो है वो वफाकी हुकूमत से इजाज़त ले या वफाकी हुकूमत को जो है वो पहले कोई इन्फॉर्म करे। ये जो कल रेड हुआ है ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है पंजाब का और पंजाब पुलिस का मामला है, इससे वफाकी हुकूमत का या मेरे कोई ताल्लुक भी नहीं है आपका इस सारे मामले के अंदर। लेकिन इससे पहले जो खान साहब के घर पे रेड्स होती रही उसमें तो वफाकी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हमें नजर आता रहा है कोई ना कोई ताल्लुक उसके साथ। इस पे आप कह रहे हैं कोई ताल्लुक नहीं है हमारा? नहीं, देखें, उसमें जो वारंट की तामील थी उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस के लोग गए थे, जिनके ऊपर पथराव हुआ और वहाँ पे फिर उस दिन जो है वहाँ पे मामला खराब हुआ। लेकिन इस मामले में एंटी करप्शन जो पंजाब का डिपार्टमेंट है, आपके इधर में होगा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब फैसला थे तो इसी डिपार्टमेंट ने मेरा वारंट निकाल दिया और फिर बाकायदा यहाँ से पुलिस भेजी गई कि वो जाके
इंटीरियर मिनिस्टर को अरेस्ट करे। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने मैं पूछ के ये किया या करना होता है। ये बहरहाल जो मौके पे थे या जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इसका जवाब दे। ये वफाकी हुकूमत की जो हुआ राणा साहब, ये गलत हुआ, आप इसे गलत समझते हैं या जो हुआ ठीक हुआ है? नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कह सकता। यानी ये गलत हुआ सारा? देखें, जो यूज ऑफ फोर्स वहाँ पे किया गया है उनको अरेस्ट करना जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का या पुलिस का, अगर उनके पास एक मुकदमा है और उसमें उनके इन्वॉल्व होने की शहादत मौजूद है तो ये उनका राइट है। लेकिन उसका कोई तरीकाकार अब जो है वो घर पे जहाँ पे इस तरह से ताकत का इस्तेमाल, कल सारा दिन परवेज राज साहब फिरते रहे लाहौर में, एक दो जगह मुझे उनकी मीडिया टॉक मैंने भी देखी है। तो उन्हें अगर अरेस्ट करना था तो वहाँ से कर लेते। घर का गेट तोड़ना, फिर चादर और चार दीवारी का जो है वो पामाल होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये ऐसी कोई सूरत अगर अदरवाइज थी तो उन्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। राणा साहब, वैसे जो एंटी करप्शन है इसके बारे में तासुर है कि ये इतनी आज़ाद होती नहीं है कि जितना अभी हम इस रेड के हवाले से उसके बारे में सोच रहे हैं, या ये तासुर एक बन रहा है कि उन्होंने बड़ी इंडिपेंडेंटली जाके रेड कर ली। कहीं ना कहीं वो किसी न किसी गवर्नमेंट से जो है वो ले रही होती है डिक्टेशन। तो इस मामले में आप कह रहे हैं आपका कोई ताल्लुक नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे से भी जराये से आ रही है कि वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले के साथ। ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा। कुछ नहीं है जो इस मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चूँकि आपकी गवर्नमेंट के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो मुज़ाकरात के बड़े सख्त खिलाफ हैं, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सख्त खिलाफ है, अता तारड़ साहब की राय बड़ी मुख्तलिफ है जो कि आपकी मिनिस्ट्री के साथ वो भी एक अहम रोल में अपना काम कर रहे हैं। नहीं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। सर, आपने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की जानने की? ज़ाहिर आप वज़ीर दाखिला हैं, आपने कोशिश नहीं की जानने की ये हुआ क्या और कैसे हुआ? देखिए, मैंने तो जब ये रात मामला चल रहा था तो मैंने फौरी तौर पे CCTV लाहौर को मैंने फ़ोन किया तो उनका को आधे घंटे बाद मुझे मैसेज आया कि मैं तो मदीना में, मेरा ख्याल है वो उबरे के लिए है। उस वक्त मैंने IG से भी रब्ते की कोशिश की लेकिन उनका फोन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। सर, वो भी सऊदी अरब गए हुए हैं गालिबन उमरा करने के लिए। कुछ मिनिस्टर्स भी वहाँ के उमरा करने गए हुए। चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में आ रहा है कि वो भी उमरा करने गए हुए आजकल काफ़ी ज़्यादा। बस ये फिर मैंने इनको ट्राई की है रात, लेकिन उस वक्त टाइम भी था, 12:30 का टाइम था, तो इनमें से किसी से रब्ता नहीं हो सका। राणा साहब, ये भी खबर आ रही है दोबारा से पुलिस की नफरी फिर दोबारा से पहुंच गई है परवेज राज साहब की रिहाइशगाह पर। ये क्या चल क्या रहा है? बड़ा अजीब ये सूरत हाल है। देखिए, मैंने ये पहले भी अर्ज किया है कि ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस का एक्सक्लूसिव उन्होंने हमारे साथ इस बारे में कोई डिस्कस नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई फेडरल से कोई कहा है कि हमें कोई रिपोर्ट की जरूरत है तो आप हमें भेजें। वो ये खुद से जो है वो सारा काम कर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, कुछ पता लगा आपको? परवेज राज साहब जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कल पूरा दिन लाहौर में फिरते रहे, रेड के टाइम पे वो गायब कहाँ हो गए? किसने उन्हें बचाया, रेस्क्यू किया? कुछ आपको इत्तला मिली ऐसी कोई? मेरा ख्याल है कि उनके घर की जो पोजीशन है वहाँ पे रेड करके किसी को अरेस्ट करना, अगर वो खुद अरेस्ट होना चाहता हो तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप एक ही वक्त में जो है वो कितने घरों की तलाशी ले सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो ये रूरलाई रोड है वहाँ पे मेरा ख्याल है तो 7-8 घर हैं इनके और इंटरकनेक्टेड है वो, तो वहाँ से निकलना भी बड़ा आसान है, वहाँ से किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बड़ा आसान है। तो ये तो जो मौके पे रेडिंग पार्टी या अफसरान है इनको चाहिए था कि ये सारी चीजें जो है इनको पेश नजर रखते पहले।
वैसे पुलिस को तो शक ये था, उन्हें तो ये बताया गया कि परवेज इलाही साहब जो है वो चौधरी शुजात साहब के घर चले गए हैं। कोई आपको ऐसी इतला मिली गई कि वो कहाँ गए थे? नहीं, मेरी इतला ये है कि वो चौधरी शुजात के घर में नहीं थे और चौधरी सालिक साहब थे वहाँ पे और उन्होंने बताया दिया कि वो हमारी तरफ नहीं है। जी हाँ। तो राना साहब ये मुझे बताएं कि ये जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है इस वक्त, इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा इस ये जो रेड हुई इससे? देखिए, इससे उनको भी पता है, वो कोई इतने बच्चे तो नहीं है, उनको पता है कि वफाकी हुकूमत का इसमें कोई मामला नहीं है। वफाकी हुकूमत इससे मुज़ाकरात कर रही है, पंजाब की केयर गवर्नमेंट की मुज़ाकरात नहीं कर रही है। जी हाँ, तो उन्हें भी पता है, सारी उन्हें समझ है पूरी। वो अब खामखा जो है वो इस बात को बहाना बनाए। पीटीआई कह रही है उससे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमसे बात भी कर रही है और साथ ही रेडें भी हो रही है। आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये हमारा मामला नहीं है, ये पंजाब का था, जो कि कुछ देर पहले इसाक डार साहब ने भी कम्युनिकेट किया शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारा ताल्लुक नहीं है, ये पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट का मामला है। अब सर मुझे ये बता दें कि जो मुज़ाकरात का मामला है, ज़रा उस पर मुझे काइंडली ज़रा बताइएगा कि मंगल को इस पे अहम नतीजा एक जो है बैठक की तवक्को है कि वहाँ कोई नताइज निकलेंगे इससे। तो क्या सितंबर में इंतखाबात के बारे से कोई आपकी तजवीज़ है गवर्नमेंट की कि सितंबर में इंतखाबात आप लोग राज़ी हो गए? देखिए, जो कल तक की बात है उसके मुताबिक जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आप जो है वो जुलाई में जो है ना वो संधियाँ जो है वो, क्योंकि बजट का पेश होना जो है वो जरूरी मामला है। और ऐसी सूरत में कि जब हम IMF की शराइत, बड़ी शराइत जो है वो पूरी कर नहीं पा रहे हैं और मुआशी हालात जो है वो बड़े दिलचस्प हैं, तो ये मामला बजट का केयर टेकर सेटअप पे नहीं छोड़ा जा सकता। और ऐसा अगर किया गया तो इसके बड़े जो है वो कई डैमेजिंग सर्कमस्टांसेस होंगे, हालात होंगे। तो अगर बजट जो है वो पेश करना है जिसके ऊपर PTI की मुज़ाकराती टीम को भी सारी समझ है कि ये है, तो अब 30 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जाके ये सारा काम अगर मुकम्मल होता है तो फिर आप मुझे बताएं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है तो उसमें फ़र्क क्या है? सारा 30 दिन का, 30-32 दिन का फ़र्क है। तो इसमें अब कोई मुश्किल वाली तो बात ही नहीं है। तो राजा साहब, तो ख्याल है कि असेंबली को अपनी बुनियाद पूरी करनी चाहिए। तो राजा साहब, फिर पंजाब का बजट कौन देगा, KP का बजट कौन देगा? वो तो उनके स्पीकर्स हैं जो पिटिशनें मूव कर रहे हैं कि भाई इनको भी फिर बहाल करें, ये भी अपना बजट दें फिर आकर। देखें, मामला ये है कि वो तो अब ये तोड़ चुके हैं ना, वो तो हमसे दूसरे ही काम किए हैं। तो अब और दूसरा ये है कि सिंध असेंबली का तोड़ने का हमारे पास क्या इख्तियार है जी? हम किस बुनियाद पे उनके साथ उनके से वादा करेंगे कि हम सिंध असेंबली भी तोड़ दें, बलूचिस्तान भी तोड़ दें? तो इसलिए अब इमरान खान साहब को ये समझ लेना चाहिए कि जो उन्होंने सिस्टम पे खुदकुश हमला किया वो नाकाम हो गया है। उनकी जैकेट जो है ना वो फट नहीं सकी, डिफ्यूज हो गई है। तो अब इसलिए जाने दें इस बात को और अब बात ये करें कि ये इलेक्शन किस तरह से मुनक्कद हो, किस तरह से ये इलेक्शन फ्री हों, फेयर हों और इनके रिजल्ट को जो है वो जीतने हारने वाले दोनों तरीके से करें। अब तो ये वो वक्त है। बाकी ये जो 20-25 दिन का मामला है, ये तो 20 दिन आगे होगा या 20 दिन, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सही। अब तो PTI क्या कह रही है? राना साहब, आपने तो कहा कि बजट दे के जुलाई के पहले हफ्ते में चले कर देते हैं, हम सारा कुछ तहलील कर देते हैं वफाकी जो यानी कि गवर्नमेंट या यहाँ की कौमी असम्बली को। तो PTI क्या कह रही है? वो कौन से महीने की बात कर रही है? वो गालिबन जुलाई की बात कर रहे हैं कि जुलाई में इंतखाबात करवा दें। वो मेरा ख्याल है कि कल की बात में वो इस बात पे ऊपर आबादा हो, क्योंकि बजट पेश करना जो है बड़ा जरूरी है। ऐसे हालात हैं बजट के, तो बजट अगर पेश करने पे वो आबादा हो रहे हैं तो फिर उसके बाद मामला जो है वो समझने की मुद्दत ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। तो फिर तो कोई झगड़ा नहीं है। फिर इलेक्शन के बारे में बैठ के देखा जाए कि इसको किस तरह से मुनक्कद किया जाए और इलेक्शन ये फ्री और फेयर इलेक्शन जो है
ये सियासी जमातों के लिए, ये पाकिस्तान में। सर, आज आपकी पार्टी का अहम इजलास भी सॉरी हुकूमती इत्तेहाद का हुकूमत का, जिसमें साकिब निसार साहब के बेटे की मुबैना टेप का मामला भी डिस्कस हुआ, इस रेड का मामला भी डिस्कस हुआ और मुज़ाकरात का मामला भी डिस्कस हुआ। तो फैसला क्या हुआ उसमें? नहीं, फैसला तो यही, जैसे मैं आपके साथ ये बात डिस्कस कर रहा हूँ, यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला मंगल को इसाक डार साहब की सरबराही में सारी हमारी जो नेगोशिएशन टीम है वो उन्हें कोशिश करेगी कि उनको इस बात के ऊपर कायल करे। बाकी जो साकिब निसार वाली बात है, साकिब निसार से आप देखें ना कि ये फैमिली जो है, ये क्या गंद है इनके अंदर, किस तरह से ये सौदे कर रहे हैं और पीटीआई के टिकट बेच रहे हैं, यदि दल्ले दलाल बने हुए हैं पीटीआई के। ये जो बताया कि ये जो है, कोई थॉरो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, कोई साकिब निसार साहब के खिलाफ शुरू कर रहे हैं कोई? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इजाजत दे करना के खिलाफ एग्री करे तो इसे अरेस्ट करना चाहिए। इसे अरेस्ट करके तो इससे रिकवरी होनी चाहिए वो 1 करोड़ 20 लाख की, और इसमें जो सहूलतकारी की है साकिब निसार साहब ने, उन्हें भी इख्तियार करना चाहिए। इस आदमी ने जो है ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इसने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क को। तो राणा साहब, कोई आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई तहकीकात इंक्वायरी करेंगे तो फिर आप अरेस्ट की तरफ जाएंगे ना? पहले अरेस्ट करेंगे फिर तहकीकात और इंक्वायरी, यानी तहकीकात और इंक्वायरी होनी चाहिए आप कह रहे हैं साकिब निसार साहब के खिलाफ, और कोई शुरू कर भी रहे हैं क्योंकि आप दाखिला में बैठे हैं, FIA के मामला को भी आप देखते हैं। देखिए, इसमें FIA जो है वो इंक्वायरी गवर्नमेंट परमिशन ही कर सकता है ना, बगैर तो नहीं कर सकता। तो मैं तो सोच का मालिक हूँ कि इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और ये जुर्म जो है ये बिल्कुल सर्जन हुआ कि दोनों बाप बेटे को अरेस्ट करना चाहिए। सही है, सही है। थैंक यू सो मच राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। राना साहब, ये है कि साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो टेप जो सामने आई है, उनके बेटे की, साकिब निसार साहब को और उनके बेटे दोनों को अरेस्ट करना चाहिए और उनके खिलाफ जामे तहकीकात भी इस मामले के हवाले से होनी चाहिए। आमिर सईद राना साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। आमिर साहब, आपसे बात चल रही थी जो कल रेड हुई, उस हवाले से मुझे सर मजीद ये भी बताइएगा कि अब चौधरी शुजात साहब के बारे में ये भी जा रहा था कि उन्हें रेस्क्यू किया शायद चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ इलाही साहब को। आप कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब घर पर नहीं थे, ये जब रेड हुई ये मामला था क्या, ये हुआ कैसे ये सारा? नहीं, शुजात साहब का राइट साइड पे घर है, वो शुजात साहब घर में थे। मेरा नहीं ख्याल कि शुजात साहब के बच्चे उनको इस बात पे अलाउ करेंगे कि वो परवेज साहब को अपने घर के अंदर रखें, ये नहीं हो सकता। देखिए, हमने उनको जिस वक्त वहां रेड करने बाहर आए हैं, मेरी उनसे निगोसिएशन हुई काफी देर, और निगोसिएशन के बाद जब इन्होंने बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है, मैंने इनके साथ एक इमरान साहब थे SP, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा अगर आप के पास वारंट नहीं है और आप इस बात पे बज़िद हैं कि हमने ये जो प्रोटेक्टिव बेल है इसको नहीं माना है, तो मैं आप अपने से 2 या 3 बंदे ले आए, साथ एक लेडी आपकी जो SP है उसको ले आए, मैं आपको घर का विजिट करवा देता हूँ। वो उस वक्त पुलिस पीछे हट गई है, लेकिन फिर पीछे से कोई ऑर्डर है, उन्होंने कहा नहीं जी हमने दरवाजे तोड़ने और तोड़ के दाखिल होने अंदर, और उन्होंने अपनी तोड़ के आके अपनी जो रियासती दहशतगर्दी दिखाई कि हम ये काम करने जा रहे हैं, उन्होंने किया। अच्छा, ये बताएं सर, फिर ये आमिर साहब, ये किसने भेजा पुलिस को शुजात साहब के घर की तरफ के वहाँ है परवेज साहब, ये किसने कहा, ये शरारत थी या किसने दानिस्ता तौर पर ये किया सारा कुछ? नहीं, शुजात साहब का राइट साइड पे घर है, वो शुजात साहब घर में थे। मेरा नहीं ख्याल कि शुजात साहब के बच्चे उनको इस बात पे अलाउ करेंगे कि वो परवेज साहब को अपने घर के अंदर रखें। सर, मुझे सर ये बताएं कि अब ये जो सारा मामला था उसमें मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो शुजात साहब का मामला आपने बताया, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर पे कोई नहीं आया, वहाँ पे उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया, वहाँ पे सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब पहुँचे, वो भी 20 घंटे के बाद जाके। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो आए हैं तो गेट आपको एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे है, गेट उस साइड पे पहले मुझे तोड़ रहे थे, इधर घुसे हैं, उन्होंने कहा कि ये किसका घर है, उन्होंने कहा जी परवेज साहब का घर है, सामने कुछ लोग उधर थे, उन्हीं में से जो एडिशनल DG था, इसने कहा ये दरवाजा तोड़े। सर वो तो मामला है, लेकिन मुझे ये वाला बताएं मामला, मुझे ये बताएं मामला सर, ये जो कोई वहाँ पे PTI के लोग नहीं आए, 20 घंटे गुजर गए, शाह साहब वहाँ पे सिर्फ पहुंचे, बाकी कोई नहीं आया, वहाँ पे कारकुनान नहीं आए, वो पार्टी के प्रेसिडेंट है।
पीटीआई के जो गुलबर्ग जोन के लोग थे वो वहां पर पहुंचे हैं, पीटीआई के जो माल्टन के लोग थे वो भी पहुंचे हैं, लेकिन रात को आपको पता है 11 साढ़े 11 बजे के बाद हुआ है और मोस्टली लोग रात को ऑलमोस्ट सोने वाले होते हैं, जल्दी सोने वाले होते हैं। उसके बाद पुलिस ने ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, ये इधर से आपकी जोरिया रोड नहर से बंद किया हुआ था, इस साइड से गुलबर्ग वाली साइड से मेन मार्केट से इन्होंने गोल वहां गाड़ियां खड़ी करके कंटेनर लगा के बंद किया हुआ था रास्ता, तो वहां से आने नहीं दे रहे थे। तो जितने लोग थे उसके बाद जब इन्होंने तोड़ फोड़ किया, मीडिया में दिखाया जिस ब्रूटलिटी से उन्होंने खवातीन पे हमला किया, सब कुछ किया, तो जिन लोगों ने आना तो आए, अब जिन लोग नहीं पहुंच सके वो आज पहुंच रहे हैं, आज आ रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जिनका ये कहना है कि परवेज इलाही साहब के घर पे जब रेड हुई तो वो घर पे मौजूद नहीं थे और जो रेड है ये गलत हुई है, इस हवाले से वो कोई पटिशन वगैरह भी उन्होंने मूव की है। तहम उनके नज़दीक ये एक बड़ी एक गलत अमल था कि उनकी फैमिली की चादर और चार दीवारी के तहत उसको पामाल किया गया। यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कराची की जो एक मरतबा फिर से मरदमशुमारी में बुरी तरह से नज़रअंदाज होने जा रहा है। कराची की तमाम सियासी जमातें इस पर सरापा एहतजाज है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ में वेलकम बैक। मुल्क में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर समझे जाने वाले कराची में मरदमशुमारी के अनोखे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कम आबादी होती जा रही है कराची की, और कराची से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार और नकल मकानी के रुझान को आम शहरियों समेत सियासतदान भी दुरुस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी अंदाजन 1 करोड़ 70 लाख से कुछ जायद, जबकि हैदराबाद की 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है। इन नंबर्स पर खुद सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सरापा एहतजाज है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में मरदमशुमारी का अमल तकरीबन 90% मुकम्मल हो गया है और दस्तावेज़ात बताते हैं कि कराची की मजमूई आबादी में 6 बरस कबल यानी 2017 की मरदमशुमारी के मुकाबले में 15% कमी का इम्कान है। यही वो तनाज़ा था जो 2017 की मरदमशुमारी में भी सामने आया था और सियासी जमातों ने कराची की मजमूई आबादी असल तादाद से कम बताने का गिला किया था। इसी पर हम बात करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने कल कराची के अंदर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, चूँकि कराची की सियासी जमातें भरपूर शदीद तौर पर सरापा एहतजाज मरदमशुमारी में कराची की आबादी को कम करने के हवाले से। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपकी कुछ राब्ते भी हुए थे आपकी पार्टी के भी एहसन इकबाल साहब के साथ, मामला सेटल डाउन क्या नहीं हो रहा, इसमें कोई एक्सटेंशन भी नहीं हो रही, क्या आप कल एहतजाज ही करने जा रहे हैं? आपको जो गारंटीज दी गई हैं उन पर आपको एतमाद नहीं है क्या? देखिए, तजर्बात है ना, ठीक है कि 15 दिन के लिए इन्होंने इजाफा किया। हमारा मुतालबा ये था कि आप 15 दिन का इजाफा नहीं करें, बल्कि जब तक काउंट पूरा नहीं हो जाता खाना शुमारी और मरदमशुमारी, आप इसको बंद ना करें, बल्कि वहाँ बंद करें जहाँ पर ज़्यादा हो गई है। जैसे हमारे सूबे में ही इंटीरियर सिंध में बाज़ जगहों पर गैर मामूली तौर पर ज़्यादा खाना शुमारी हुई है, और जब उसको वेरीफाई किया गया तो पता चला एक घर के 2-2, 3-3 घर भी हाउस होल्ड बना लिए हैं, जिसके नतीजे में ये आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें जेन्युइन आबादी पे किसी की कोई शिकायत नहीं है, चाहे पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, केपी की हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कराची की गिनती पूरी हो और कहीं पर भी इजाफी आबादी शो ना हो। तो इसको इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की है और हुकूमत की है, चूँकि वफाकी हुकूमत के तहत ये इदारा काम करता है। हम ये समझते हैं कि इस पर जिस कदर काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, क्योंकि जब खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, तो उन्होंने खुद उनकी फाइंडिंग है कि 40% तक तो लोग फ्लैटों में नहीं पहुंचे, और प्रोजेक्ट्स यानी 32,000 बिल्डिंगें हैं उनके मुताबिक, हमारे ख्याल में तो उससे भी ज़्यादा हैं। टोटल बिल्डिंग्स जो हाई राइज हैं पाकिस्तान में 41,000 हैं, और उसमें से 32,000 कराची में हैं। उन 32,000 में मैक्सिमम फ्लैट्स जो है उनमें ये खाना शुमारी भी नहीं हुई, और जहां खाना शुमारी हो गई वहां मरदमशुमारी नहीं हुई। तो जो 5-5 दिन करके ये बढ़ा रहे हैं, उसके नतीजे में तो ये काम मुकम्मल नहीं होगा। फिर बाद में कहेंगे कि भाई वक्त बहुत हो गया, इलेक्शन कराने, इसलिए जो। तो हमने उनसे कहा कि आप इसको यकीनी बनाएं कि ये पूरा का पूरा हो। उन्होंने बहरहाल 15 दिन का इजाफा किया। हमने कहा ठीक है, हम 15 दिन मॉनिटर करेंगे। एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक साजिश की बू आ रही है, और माजी की तरह एक मरतबा फिर कोई बार्गेनिंग की जाएगी और लॉक किया जाएगा 2 करोड़ के करीब या 2 करोड़ 20 लाख के करीब, और कुछ जो स्टेक होल्डर बनते हैं यहाँ के, जो माजी में भी सौदेबाजी करते रहे,
उनके साथ हुकूमत की कोई जोड़ तोड़ होगी और ज़ाहिर है अदम एतमाद और एतमाद के वोट और ये सब चीज़ें भी उसी का एक हिस्सा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अवामी दबाव भी बहुत ज़रूरी है, कराची की आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है और उन सारे अनासिर को जो कराची की गिनती, कराची के वसाइल, कराची की नुमाइंदगी और कराची की मुलाजिमतों पर अगर कोई भी साजिश कर रहे हैं तो वो एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कराची की आवाज़ बनेंगे कल और हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो नाजायज़ हो। लेकिन हाफिज़ साहब, मुझे आ रही कि सियासी जमातों की शायद मजबूरी है कि वो मिल के इस पर आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, अपने अपने तौर पर बात कर रही हैं। अगर जमात इस्लामी, MQM, दीगर स्टेक होल्डर्स तहरीक साहब मिल के अगर आवाज़ उठाए वो ज़्यादा मौसर नहीं होगी? देखिए मैं आपको जी आपकी बात में बहुत वजन है। अच्छी बात तो यही होती है कि एक मुश्तरका आवाज़ उठे। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सारे इख्तलाफात के बावजूद हमने उसमें शिरकत की थी और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बताया था। और हम ये समझते हैं कि हमारे सूबा सिंध की गिनती, ज़ाहिर कराची की गिनती जब पूरी नहीं होगी तो सिंध की गिनती कंप्रोमाइज़ होगी ना। तो वसाइल का मसला है, NFC अवार्ड का मसला है, मुलाजमतों का है, कोटा है वफाकी मुलाजमतों का, उन सब पे असरअंदाज होता है। लेकिन अमलन फिर पीपल्स पार्टी ने क्या किया, सिंध हुकूमत ने, उन्होंने इस पर तो आवाज़ नहीं उठाई कि सिंध में कराची का मसला या हैदराबाद का मसला ज़्यादा है, बल्कि चूंकि सूबाई हुकूमत के तहत ये पूरा अमला होता है और ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में आता है मरदमशुमारी का मामला, और उसमें वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत दोनों का अपना रोल होता है। तो जो खाना शुमारी है और मरदमशुमारी है, इसमें जो अमला है वो पूरी की पूरा रिस्पॉन्सिबल है सिंध हुकूमत का, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी थी। तो जब मैं ये देखता हूं कि लाड़काना की आबादी 27% बढ़ जाए और कराची की आबादी तो कम हुई थी, वो तो जोर शोर दे कर करके 5-7% इसमें इजाफा हो गया है, तो फिर मुझे ये शक लगता है कि ये पूरे सूबे के हवाले से सिंसियर नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि रूरल और अर्बन सिंध का जो रेशो है उसको मजीद बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा वडेरा शाही सीटें इनके पास ज्यादा आए और सिंध असम्बली में वडेरों की अक्सरियत हो जाए, जागीरदारों की अक्सरियत हो जाए। इसमें सिंधियों का मफाद नहीं है, वडेरों का मफाद है। तो इसी तरह से जो है जब उनका ये एक्शन सामने आएगा तो हम कैसे उन पर एतबार कर सकते हैं। MQM और PTI के दोस्तों ने भी अपनी एक ऑल पार्टी मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं हमारे वफद उसमें शरीक होगा इंशाल्लाह, और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन PTI के दोस्तों से मैं यही कहता हूं कि जो पिछली मरदमशुमारी की मंजूरी है करवाई नून लीग ने थी, लेकिन MQM और PTI जिनके पास इतना बड़ा मैंडेट था कराची का, उन्होंने इसकी मंजूरी क्यों दी? अगर वो इसकी मंजूरी के बजाय इसको कलअदम करते और फिर उसके बाद रीडू करते तो ये कराची के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन जब आप एक मरतबा मंजूरी देते हैं, इसका मतलब है कि आपने बेस लाइन 2017 की मरदमशुमारी को बना लिया। जब वो बेस लाइन हो गई तो आप बताएं कि हम उसी की बुनियाद पर अपनी आबादी देखेंगे ना और बड़े खुश हो जाएंगे कि 5%, 10%, 20% इजाफा हो गया। अरे भाई, हम उस वक्त भी 2.25-3 करोड़ थे, तो हमें जब उस वक्त आधा गिना गया तो हम कैसे उसको बेस लाइन बना सकते हैं? ये हमारा उनके साथ एक शदीद इख्तिलाफ था। जहां तक MQM का ताल्लुक है, उस पर एतबार नहीं है। हजारों मरतबा ऐसा हुआ है ना, सैकड़ों मरतबा ऐसा हुआ है कि वो राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट पे चले जाते हैं। जाहिर है उनकी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो, उनकी अपनी पार्टी है, उसके फैसले, उन्हें गवर्नरशिप चाहिए, उनको वजारतें चाहिए, उनको सियासी एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए और उनको अपने मफादात अजीज हैं। कराची का मफाद अजीज होता तो 35 साल में कराची का यह हाल होता। तो अगर हम वहां जाकर खड़े होते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो जाती है, हमारी साख पे फर्क पड़ता है। अवाम का जो हमारे बारे में एक अच्छा तासुर है और वो समझते हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, उसमें बहुत शुक्रिया नईम रहमान साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर मरदमशुमारी एक इंतहाई हसास मामला है। सिर्फ वसाइल की तकसीम और नौकरियों के हवाले से मरदमशुमारी अहम नहीं होती, बल्कि इंतखाबी अमल में हल्का बंदियाँ जो हैं वो मरदमशुमारी की बेसिस पर ही की जाती हैं, जिससे एक शहर की, एक इलाके की पॉलिटिकल इक्वेशन बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा होता है, जिसपे सियासी जमातों का, कराची की जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो एतराज़ है वो जायज़ है और वफाकी हुकूमत को इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। आज के शुरू में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।